जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो बीएड टीचिंग है इंग्लिश का, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको हर साल के पेपर में 95% के क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपको इंग्लिश टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूछता है एट जूनियर एंड सीनियर स्टेजेस ऑफ स्कूल में जो पढ़ाया जाता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आंसर को कैसे राइट करते हैं, क्योंकि बीएड में जो है आपके पास कंटेंट बहुत सारे होते हैं, बट जिस तरीके से आप आंसर को राइट करते हैं उसमें किन किन चीज़ों को आप ऐड करते हैं और किस वे में लिखते हैं तो नंबर आपको उसके मिलते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली वर्क करिए। बहुत ज़्यादा याद करने से ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ लिख कर आ जाएंगे तो उससे आपको नंबर मिल जाएगा। तो आंसर राइटिंग बीएड की कैसे अच्छे से करें, इस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर पहले उसको ज़रूर देखें, तो वो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ ही आप अब हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे अगर इसकी जैसे वीडियोस की पीडीएफ भी आपको जो है काफ़ी आसानी से मिल सकती है और आप उसको नोट्स के रूप में बना करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं ईजिली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, जैसे पूरा के पूरा जो आपका ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम यहाँ पे जो है पूरी आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, बट बिल्कुल पेशेंस के साथ अच्छे से हम समझ करके चलेंगे। क्वेश्चन में जैसा आपसे दिखा है कि जूनियर और सीनियर स्टेजेस, तो हम ये भी समझेंगे कि प्राइमरी स्टेजेस के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, प्राइमरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं और आप बीएड में या सीटेट, यूपी टेट, केवीएस किसी की भी प्रिपरेशन भी आगे आप लोग चूँकि टीचिंग कर रहे हैं तो करेंगे ही करेंगे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है और पूरी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ऑफ जूनियर एंड सीनियर स्टेजेस ऑफ स्कूल, अब यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन जो मैंने लिखा है वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन का। किसका लिखा है? आपका इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज़ें लिखेंगे? तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर इंग्लिश को आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं उसको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ टीचिंग लैंग्वेज जो ये है इसको भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने एक इंट्रोडक्शन के लिए आपके एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि कुछ वीडियो में इंट्रोडक्शन को मैंने खाली छोड़ा था तो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि मैम इंट्रोडक्शन का एक आध बार आप बता दीजिए कि हम कैसे लिखें। जैसे मैं कहती हूँ हर बार कि मास्टर आंसर प्रिपेयर करिए कि इंट्रोडक्शन में आप उसके मास्टर आंसर को एडअप कर सकें। एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, दो चीज़ आप एकदम कंफर्म एग्जाम में अच्छे से करके जाइए, और बीच का कंटेंट आपका चेंज थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखाया, तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। किसको डिफाइन करेंगे आप? ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्टर बीएस ब्लूम, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा बीएस ब्लूम का, उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया, द डिज़ायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शंस इज एम। वो डिज़ायर गोल, वो डिज़ायर आउटकम जो कि इंस्ट्रक्शन देते समय हम मानते हैं या जानते हैं, करते हैं कि इसको करने के बाद ये चेंजेस आएंगे, तो वो आपकी चीज़ क्या है? ऑब्जेक्टिव कहलाती है, एम कहलाती है, उद्देश्य कहलाती है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आप 4 फेजेस बताएंगे। किसके? ऑब्जेक्टिव्स के। या किसी भी आप जब काम को करने जाते हैं तो उसके 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आपका है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों को आपको निर्धारण करना है, उनको निर्धारित करना है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज योर प्लानिंग। अब आपने उद्देश्य तो बना लिए, बट आप पढ़ाएंगे कैसे? ठीक, क्लास में एंट्री के टाइम, ठीक, और फिर एग्जीक्यूशन, मतलब उसको आप प्रक्रिया में कैसे लाएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको, फिर इवैल्यूएशन, और आप उस चीज़ को इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं। तो ये 4 फेजेस हैं जो कि बताया गया है कि आप ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, फिर आप प्लानिंग करिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करिए और लास्ट में आप इवैल्यूएशन भी करिए। ये 4 स्टेजेस को आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो है राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं अ गुड ऑब्जेक्टिव, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द ही पूछ रहा है। अ गुड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मतलब मनोवैज्ञानिक आधारों पर आधारित होना चाहिए।
कि बच्चा जैसे LSRW लैंग्वेज स्किल सीख रहा है तो पहले कौन सी सीखनी है, बाद में कौन सी सीखनी है, पहले बच्चे को राइटिंग करानी है कि क्या, इस पर बेस्ड होना चाहिए। दे मस्ट फुलफिल द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि वो हर एक बच्चे के नीड को कैटर करनी चाहिए। हम जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हर एक प्रकार के बच्चे को यहाँ पे आपको शामिल करते हुए ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को आपको बनाना है। तो इस तरह की चीज़ें आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखें, जिससे क्या होगा कि इससे जो है न सिर्फ आपकी आंसर बहुत इफेक्टिव होगा कि जब स्टार्टिंग ही एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको आंसर थोड़ा हटके लगेगा, और इससे जो है आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो 1 से 2 कोटेशन डाल दीजिए, जैसा कि मैंने वो लिखा था ना, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसके बाद आपका लास्ट में इवेल्युएशन। उसको आप चाहें तो आप किसी फिगर के माध्यम से बता सकते हैं और क्रिएटिविटी को भी अपनी ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन के बाद उसके आगे वाले पोर्शन में। अब सबसे पहले आप बताएंगे, चूँकि इंग्लिश का पूछा है तो पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम, क्योंकि आप क्वेश्चन में पढ़िए, आपसे क्वेश्चन में दिया ना सीनियर स्टेज ऑफ स्कूल में जिस हिसाब से पढ़ता है, तो पहले तो आप बताएंगे कि भाई स्कूल में इंग्लिश की क्या प्लेस है, क्या पोजीशन है। तो देखिए, जब हम स्कूल करिकुलम की बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैज़ 2 मेन एस्पेक्ट। तो इसको भी आप बताएंगे कि आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ मुख्यतः 2 मेन एक्सपेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? लैंग्वेज एक्सपेक्ट, पहला क्या है लैंग्वेज एक्सपेक्ट और दूसरा क्या है लिटरेचर एक्सपेक्ट। तो मैं आपको इसका समरी ब्रीफ करके बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखिए, एक आपका क्या है लैंग्वेज एक्सपेक्ट और दूसरा है लिटरेसी एक्सपेक्ट। लैंग्वेज एक्सपेक्ट में जैसे वर्ड, सेंटेंस, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, ये सारी चीज़ें, जबकि लिटरेसी एक्सपेक्ट में आप देखते हैं कि द वे ऑफ राइटिंग, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी लिटरेसी एक्सपेक्ट में आती है। लैंग्वेज एक्सपेक्ट अगर आप शॉर्टर में कहें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं, जबकि जैसे जैसे आप हायर में जाएंगे तब आपको लैंग्वेज प्लस लिटरेसी दोनों एक्सपेक्ट को पढ़ना है। तो एक नॉर्मल आइडिया अपने दिमाग में अभी से बनाकर चलिए कि ऑब्जेक्टिव्स में आप जूनियर के लिए क्या पढ़ेंगे और सीनियर के लिए क्या पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा जाता है। English as a foreign language, know the culture and living style of people of another nation। तो भाई हम फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये दूसरे कल्चर, दूसरे कस्टम को दिखाता है। जहाँ की लैंग्वेज है, लंदन की, इंग्लैंड की लैंग्वेज है, तो वहाँ के लोगों के बारे में ये बताता है। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, हम कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश को? एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे, एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे। तो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ने का क्या मतलब है? लैंग्वेज लर्नड, हम इसको सीखते हैं, जन्मजात नहीं जो है एक्वायर करते, सीखते हैं। ओनली टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज इन द सोसाइटी, ओनली टू यूज़ इट इन द सोसाइटी, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ। अगर किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं आती है हमारे ही देश में, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आप जाएंगे तो सबको तो हिंदी नहीं आती, तो उस केस में इंग्लिश आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आप आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं तो भी आपके लिए इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, तो भी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज हम उसको सीखते हैं, ताकि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पूरी दुनिया में क्या कर सकें, उस चीज़ का यूज़ कर सकें, प्रयोग कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट आपका है इंग्लिश हैज़ बिकम इनएविटेबल इन द स्कूल करिकुलम। तो आज के समय में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है जो स्कूल करिकुलम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। इट एन्जॉय ऑल पोजीशन। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एकदम अच्छे से जो है अपना माइंड मेकअप करिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ, आपको मैं समझा नहीं रही हूँ, आपको आंसर राइटिंग करना है। इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपके दिमाग में एक मैप तैयार हो जाए कि आंसर में किस चीज़ के बाद हमको क्या राइट करना है। अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फेजेस के बारे में बता दिया कि 4 फेज़ में आपने कंप्लीट कर दिया। फिर इंग्लिश को स्कूल करिकुलम में आप बताएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ पे है, सेकंड कहाँ पे, फॉरेन क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपने दिखा दी। 2 एक्सपेक्ट्स को बता दिया आपने। अब आप बताएंगे पोजीशंस के बारे में। अब ये जो पोजीशन है ना, इसको पकड़ के चलिए। तो इंग्लिश की पोजीशन जो है वो बहुत ही इनएविटेबल है आज के डेट में स्कूल करिकुलम में। दैट मीन्स बहुत ही अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों?
इसको हम फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे भी देखते हैं, सेकेंड और थर्ड। अब ये जो लाइन है ना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या जैसा इसमें लिखा है मैंने पैराग्राफ में वैसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज में कैसे, उसी तरह थर्ड लैंग्वेज में कैसे। क्लियर? या जैसे मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं। पोजीशंस में आप देखिए पहली लैंग्वेज कहाँ इंग्लिश को पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल। जितने भी आप ये सेंट जोसेफ और ये अलग अलग स्कूल देखते हैं जो आपके क्रिश्चियन वाले होते हैं, मिशनरीज़ वाले, वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश बिल्कुल कन्वर्सेशन से लेकर के हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में चाहिए। वहाँ पे टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये रियलिटी भी है कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग बिल्कुल टोटली प्योरली इंग्लिश पे ही फोकस ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इन अदर स्कूल इंग्लिश टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जबकि दूसरे स्कूलों में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है और पहली लैंग्वेज आपकी मदर टंग होती है। नॉन हिंदी, ऐसे स्टेट्स जो कि नॉन हिंदी वाले होते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं चलती है, जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे बंगाली हो रही है, जहाँ मदर टंग मान लीजिए, अगर मेरी मदर टंग मान लीजिए बंगाली है या असमिया है, उड़िया है, कुछ भी है, तो वहाँ पे मैं हिंदी तो नहीं जानती, तो जब मैं हिंदी नहीं जानती तो पहले तो मैं अपनी मदर टंग को सीखूंगी। मान लीजिए बंगाली है तो बंगाली को सीखा, फिर उसके बाद सेकंड लैंग्वेज मेरी हिंदी होगी और थर्ड लैंग्वेज मेरी जाकर के इंग्लिश होगी। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टेट्स के नाम भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नीचे के जितने आप सबको मेंशन कर सकते हैं। और ये कहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है ना, यहाँ पे आप उसको भी कोटेशन ब्रैकेट में डाल सकते हैं, अदरवाइज कोठारी आयोग, क्योंकि सबसे पहले जो त्रिभाषा सूत्र है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, उसको देने वाला कौन है, कोठारी आयोग था, कोठारी कमीशन 1964 से 66 के बीच में जो आया था। थ्री लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत ये इंग्लिश को हम तीनों रूपों में पढ़ते हैं अपने देश में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था जिसको मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद 2 जनरल एम्स ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गेटिन बाय, ठीक, प्रोफेसर गेटिन के द्वारा 2 जनरल एम्स बताए गए हैं इंग्लिश को पढ़ने के। वैसे तो कई सारे एम्स हैं, यहाँ पे अभी हम जूनियर सीनियर प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल जनरल एम क्या होता है, पहला लर्निंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखना। दूसरा डूइंग समथिंग विद द लैंग्वेज व्हेन इट इज़ लर्नड, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन और रिटन। तो फर्स्ट क्या है कि उस भाषा को सीखना, ये एकदम नॉर्मल एम है, सिंपल जनरल एम है। पहला भाषा को सीखना और दूसरा उस भाषा के साथ कुछ ना कुछ अपने से बना करके कर पाना, मतलब कुछ ना कुछ प्रोनाउंस कर पाना, या फिर अगर कोई लिख रहा है राइट कर पाना, या फिर कोई अगर बोल रहा है तो उसको समझ पाना। ये हमारा दूसरा जनरल एम होता है इंग्लिश का, जो किसने दिया है, प्रोफेसर गुटेन बाई ने दिया है। ठीक, द एम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज़ टू मेक, अब ये आपके जनरल एम में ही आता है कि इंग्लिश पढ़ने के बाद भाई बच्चे के अंदर कौन कौन से हमको व्यवहार को लाना है, या पढ़ने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़े हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो चेंजेस आते हैं, तो यहाँ उसी चेंजेस की बात ये कर रहा है। स्पीक कॉम्प्रिहेंसिबल इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ने के बाद वो जो है इंग्लिश में आसानी से कन्वर्सेशन कर सके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस में कर सके, अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन, और जब उसके सामने इंग्लिश को बोला जाए तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। रीड इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंड द कंटेंट, तो इंग्लिश को वो रीड कर सके, जैसे लिखा हुआ है तो इंग्लिश को रीड कर सके और कंटेंट को कॉम्प्रिहेंड भी कर सके। राइट इंग्लिश विथ लॉजिकल कोहेशन, मतलब कैसे लिखना है, कहाँ पे किस लेटर्स का यूज़ करना है, कहाँ पे कॉमा देना है, वो सारी चीज़ों को सही से कर सके। कैन ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। वर्नाकुलर दैट मीन्स लोकल लैंग्वेज, मतलब अगर हम लोग हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश टू हिंदी कर सके, हिंदी टू इंग्लिश। अगर हम जो है तेलुगु भाषा में लिख रहे हैं, तेलुगु टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू तेलुगु, दैट इज़ कन्वर्स, जो है वो कन्वर्स कर सके, उस चीज़ को ट्रांसलेट कर सके। नेक्स्ट इज़ योर एम्स ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में प्राइमरी पूछा नहीं है, बट अगर पूछ दे तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं आपको एज शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंग्लिश प्राइमरी पे बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए माना गया है क्योंकि अगर बच्चे को आप बचपन से ही कोई चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी से एक्वायर भी करता है और वो उसके नेचुरल बिहेवियर हैबिट का फॉर्म हो जाता है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे जितने भी ये इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल हैं, ये लोग बचपन से ही बच्चे के ऊपर प्रेशर
प्रेशर डाल देंगे भाई तुमको इंग्लिश ही बोलना है, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करनी है, इंग्लिश में ही बातचीत करनी है, ताकि वो बच्चे की हैबिट में आ जाए। तो प्राइमरी पे यही उसका गोल होता है कि उसके लैंग्वेज स्किल्स को धीरे धीरे, जितने भी आपने 4 लैंग्वेज स्किल्स को पढ़े हैं ना, उन चारों स्किल्स को क्या कर पाना, डेवलप करना। यही प्राइमरी लेवल का जो है क्या है आपका गोल होता है। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइमरी लेवल के। अगर आपके पेपर में प्राइमरी लेवल से आता है क्वेश्चन तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गेट द PDF प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे है टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टू एक्वायर नॉलेज, जो बेसिक है एकदम वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वोकैबुलरी कर पाए, राइट कर पाए अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिस ट्रिक की मदद से आपका आंसर, जो ऑब्जेक्टिव्स वाले आंसर है ना, उसको आप इतनी इजीली तरीके से कर पाएंगे कि फिर आप भी कहेंगे कि सच में ये ट्रिक इतनी आपके लिए यूज़फुल होगी कि आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे राइटिंग लिखने, तो जैसे होता है ना कि थोड़ा सा हमने लिखा फिर भूल गए कि यार इसके आगे आंसर में क्या लिखें, वो प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी, जिसको कोरिलेशन मेथड कहते हैं ना, सहसंबंध, की एक का जो है घटना दूसरे घटना से जुड़ी होती है, ठीक वैसे ही आंसर राइटिंग में आपको लिखना होता है। तो ये टेक्निक जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बहुत ही पहले ध्यान से समझिए। ठीक, सबसे पहले अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को अच्छा करिए, फिर उसके बाद ट्रिक तो बाद में आती ही है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी जो है प्राइमरी में इजी है, उसमें कुछ भी नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे बहुत ही ईजी, आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमारा मेन जो क्वेश्चन का टॉपिक है, अब हम उसके ऊपर आते हैं। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर एंड सीनियर स्टेज ऑफ स्कूल। पहला क्या है आपका जूनियर, दूसरा क्या है सीनियर। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर कर लीजिए कि जूनियर और सीनियर दो एक्सपेक्ट हैं आपके। लैंग्वेज एक्सपेक्ट मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। लैंग्वेज लिटरेसी दो चीज़ एकदम अच्छे से आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। लैंग्वेज एंड लिटरेसी दो चीज़ आप एकदम, लैंग्वेज लिटरेसी, क्लियर। तो ये अपने माइंड में बना लीजिए कि जैसे ही आपके माइंड में आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर एंड सीनियर स्टेजेस ऑफ स्कूल, तो एक दो आपको याद रखना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, दो है। अब किसका किस में है, तो देखिए जब बच्चा छोटा होगा तो भाई उसको लैंग्वेज ही पहले देंगे ना आप, लिटरेसी का तो उसको ज्ञान ही नहीं है, तो लैंग्वेज आपका छोटे बच्चों के लिए होगा। जब बड़े जाएंगे तो छोटा वाला जो पढ़ेगा वो तो पढ़ेंगे ही, उसके आगे पढ़ेंगे, दैट मीन्स लैंग्वेज प्लस लिटरेसी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, जो सेम एज प्राइमरी है कि प्राइमरी का जो इंट्रो वाला पार्ट था ना, आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर कम है, मतलब आंसर राइटिंग में आपके स्पेस है, आपके पास टाइम है, तभी आप लिखें। अदरवाइज मैंने इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन डाली हुई है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सबकी अलग अलग पोटेंशियल है। कुछ बच्चों को ज़्यादा आंसर्स लिखने की हैबिट है तो ये उनके लिए भी है, और जो कम भी लिखना चाहते हैं, टू द पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी है। क्लियर? इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंडिया, अब ये हम जूनियर और सीनियर की हेडिंग बनाएंगे जैसा कि इसमें बना हुआ है, और उस हेडिंग के अंदर कॉमन लिखेंगे कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश जो है, अंग्रेजी हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। इसको या तो हम दूसरी भाषा के रूप में समझते हैं या तीसरी भाषा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट लैंग्वेज भी हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम, बट वो काफ़ी कम है। So English teaching and learning in school inspired by one aim, that is the utilitarian aim. So अगर हम मेन बात करें तो आज के समय में जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक उद्देश्य है। और ये जो आपका उद्देश्य है ना, जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसको अच्छे से बिल्कुल हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको हाईलाइट करके लिखेंगे। कौन सा एम है आपका, द यूटिलिटेरियन एम। तो यूटिलिटेरियन एम क्या होता है, यूटिलिटी दैट मीन्स उपयोगिता, मतलब इसका एक ही उद्देश्य है, उपयोगिता का उद्देश्य। अब ये उपयोगिता क्या चीज़ होती है, तो देखिए उपयोगिता से आशय ये होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको उतना ही सीखेंगे। हम इंग्लिश लैंग्वेज से उसके कल्चर को, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है वो उस देश के कल्चर हर एक चीज़ों को बताती है। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने में हम सहज महसूस करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस, हर चीज़ को बयां भी आसानी से अपनी मातृभाषा में हम कर पाते हैं। तो इंग्लिश जो लोग बोलते हैं तो उन्हें लगता होगा कि उनकी भी अनुसार ये उनके कल्चर को बता रहा है, ये उनके इमोशंस को पोर्ट्रे करने में उनकी हेल्प करता है। तो ये हमारे लिए चूँकि फॉरेन है, इसीलिए इसका सिर्फ एक मेन एम है, वो है
यूटिलिटेरियन एम, दैट मीन्स उपयोगिता का सिद्धांत कि भाई जितना हमको प्रयोग है हम उतना इसका प्रयोग करेंगे, उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब यहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ है, AC स्ट्रॉन्ग द्वारा लिखा गया ये कोटेशन है आपका, क्या है, फॉर अस हु स्पीक इंग्लिश। इन्होंने अपने लिए लिखा है कि उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनका इंग्लिश इज़ एवरीथिंग, इंग्लिश सब कुछ है, इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ आवर लाइफ। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी हमारे लिए सब कुछ है, हमारी आन बान शान है, तो वैसे ही AC स्ट्रॉन्ग एक फॉरेनर है, यहाँ पे उनका कोट आप डाल सकते हैं कि जैसे हिंदी हमारे लिए सब कुछ है, वैसे इंग्लिश के लिए उन्होंने कहा है कि फॉर अस हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज़ एवरीथिंग, इंग्लिश इज़ आवर लाइफ, इंग्लिश हमारा जीवन है। क्लियर? तो अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि हम ऊपर में कॉमन हेडिंग डाले, सबसे पहले जूनियर और सीनियर दोनों के लिए। अब यहाँ पे जूनियर पे आते हैं, तो जूनियर में देखिए आपके जो है क्लास 5, 6, 7, 8 जो ये हैं ये जूनियर में आते हैं। सीनियर की बात करते हैं तो 9th to 12th हम सीनियर में लेते हैं या हायर में लेते हैं। क्लियर? तो जूनियर की जब हम बात करें तो जूनियर इज़ अ लोअर सेकेंडरी स्टेज। जूनियर क्या है आपका? लोअर सेकेंडरी स्टेज है। क्लास आप ऑप्शनल है, आप डाल देंगे तो भी बेटर है। ड्यूरिंग दिस लेवल, ठीक, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ड्यूरिंग दिस लेवल द चीफ एम ऑफ इंग्लिश इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक लैंग्वेज, एक लिटरेसी। जब कक्षा छोटी रहेगी तो वहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे भी आप एक कोटेशन को डालेंगे, थॉमसन एंड वाइट का कोटेशन है ये, टू एम एट लिटरेचर इज़ टू मिस द वे टू लिटरेचर। अगर हमें लिटरेचर के ऊपर फोकस करना है तो उसको किस तरीके से प्रयोग करना है, किस तरीके से उसकी सारी चीज़ों को हमको सीखना होगा। एट दिस स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ द चीफ एंड ओनली ऑब्जेक्टिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जब आप जूनियर लेवल पे होते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका सबसे चीफ ऑब्जेक्टिव होता है और एकमात्र उद्देश्य होता है कि बच्चे की लैंग्वेज में डेवलप करें, आप बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करें। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करेंगे 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अभी हमने बात की ना कि लैंग्वेज डेवलप करेंगे, तो अब ये लैंग्वेज को हम कैसे डेवलप करेंगे? तो हम लैंग्वेज को डेवलप करेंगे 4 फोल्ड कमांड्स के द्वारा या फिर 4 फोल्ड एक्सपेक्ट्स के द्वारा। एक क्वेश्चन आपसे लॉग में एक्सपेक्ट्स का भी पूछता है, तो यहाँ पे जो आपने एक्सपेक्ट में पढ़ा हुआ है ना, एक्सपेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें भी हेल्प करने वाला है। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया है याद करने का तरीका क्या होगा हमारा याद करने का, कि जैसा हमने याद किया है ना अपने LSRW, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, उसके आगे तो आपको उसको जोड़ते जाना है। LSRW क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो मैंने आपको बताया है सिमेंटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक और लास्ट में ग्राफिक। तो ये आपका सिमेंटिक है, फोनेटिक कम ग्राफिक, और ये आपका हो जाएगा ग्राफिक। क्लियर? बस इसी को याद रखना, यही आपके 4 फोल्ड कमांड्स भी हैं और 4 फोल्ड मेन ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्ट्स भी हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर आप देख लीजिए, सिमेंटिक एक्सपेक्ट रिलेटेड टू लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, किससे संबंधित है भाई? सुनने से और समझने से संबंधित है। फोनेटिक एक्सपेक्ट की बात करें, फोन दैट मीन्स साउंड, साउंड का मतलब क्या है? जो हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग। क्लियर? फोनेटिक कम ग्राफिक, फोनेटिक कम ग्राफिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे पढ़ने से संबंध है। और लास्ट है आपका ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब हमेशा होता है राइटिंग से। क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। अब देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये वही ट्रिक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बस इन चारों को पकड़िए, LSRW सिंपल में बोलिए, और इन चारों से आप ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। ठीक, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो इन्हीं चारों से ही बनेंगे, इसके बाहर नहीं बनेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे नहीं बनेंगे। देखिए, सबसे पहला जूनियर लेवल पे क्या है? टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। अब आ जाइए थोड़ा ऊपर, लिखा है यहाँ पे सिमेंटिक एक्सपेक्ट में लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग से है। तो अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। टू लिसन, हैव द कैपेबिलिटी, डेवलप द एबिलिटी टू लिसन द इंग्लिश लैंग्वेज। टू स्पीक, देखिए स्पीक की बात आई, टू स्पीक लैंग्वेज करेक्टली एंड फ्लुएंटली। इसके अंदर आप सब पॉइंट्स भी बना सकते हैं कि अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है कि व्हेन इट इज़ रिटन दे
लिसन केयरफुली, ठीक है, कि जब अगर कोई चीज़ लिखी जा रही है तो वो उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कोई चीज़ अगर उनसे रीडिंग कर रहा है तो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ठीक। तो टू रीड, रीडिंग की बात आ गई, प्रोनाउंसिएशन की बात आ गई, प्रोड्यूस सिंपल एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें आ गई। तो यही तो आपके वो 4 एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या है? सिमेंटिक, फोनेटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक और लास्ट आपका ग्राफिक हो जाएगा। तो जो चारों आपके LSRW है ना, कि लिसनिंग अच्छे से कर सके, आपका स्पीकिंग बोल सके फ्लुएंटली, करेक्टली, ये सारी चीज़ें। फिर आपका क्या है? LSR रीडिंग, कि वो रीडिंग कर सके, वर्ड्स के बीच में कैसे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें रिदम, इंटोनेशन, पिच के साथ। और लास्ट में है राइटिंग, नीट क्लीन लिख सके। यही तो आपके होंगे, क्योंकि वहाँ पे जूनियर पे हम किसका, हमारे डेवलपमेंट का फॉर्म क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्लियर? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में यही जो लैंग्वेज आपके स्किल्स हैं चारों के चारों, इन्हीं चारों स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। तो यही तरीका है जिससे आप एग्ज़ाम में बिना भूले अच्छे से बिल्कुल सही आंसर को राइट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पी गुरे का एक कोटेशन है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ज़रूर डालिएगा अपने आंसर राइटिंग में। इट इज़ नेसेसरी दैट द इंडियन पीपल शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट इज़ स्पोकन और रिटन, बट ऑल्सो ही शुड हिमसेल्फ बी एबल टू स्पीक एंड राइट इट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पैसिव एज वेल एज एक्टिव कमांड इज़ नीडेड। अब यहाँ पे पी गुरे का एक स्टेटमेंट आता है। हमने अभी तक किसकी बात की? लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात की, जो जूनियर लेवल पे उसका ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग हैं ना, उनको क्या करना है? इंग्लिश को सिर्फ समझना नहीं चाहिए, बल्कि उसको लिखना आना चाहिए, और उसको कैसे जो है क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे उसको बोलना है वो भी आना चाहिए, ठीक। वो उसको सिर्फ जो है सुनने के बजाय या फिर सिर्फ उसको पढ़ने की बजाय उसको बोलना भी सीखें, और साथ में उसको लिखना भी प्रॉपर सीखें, कन्वर्सेशन भी करना सीखें। क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट अगर लैंग्वेज का करना है तो पैसिव एज वेल एज एक्टिव कमांड दोनों ज़रूरी हैं। अब बात आती है कि मैडम ये कमांड्स क्या होते हैं? तो कमांड्स ओवर लैंग्वेज, पैसिव कमांड किसको कहते हैं और एक्टिव कमांड किसको कहते हैं, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको भी आप अपने पेपर में ड्रॉ ज़रूर करिए, ये बहुत इफेक्टिव होगा आपके पेपर में, और आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। बीएड में अगर आप लिख रहे हैं तो क्रिएटिविटी के आपको नंबर मिलते हैं, ये चीज़ निश्चित है, तो आप इसको ज़रूर डालिए। तो एक्टिव कमांड और पैसिव कमांड, देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्टिव कमांड का मतलब वो कमांड जिसमें आप एक्टिव रहते हैं, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी डालते हैं, जबकि पैसिव कमांड वो होता है जिसमें आप निष्क्रिय के रूप में होते हैं, थोड़े डाउन होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्टिव कमांड। अब आपने 4 लैंग्वेज स्किल्स पढ़ी है, पूरी की पूरी आपकी थियरी इसी पे बेस्ड है। अब देखिए जो आपने 4 चीज़ें पढ़ी ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो आपने ये 4 पढ़ा है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्टिव कमांड है और कौन सा पैसिव कमांड है। अब यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है तो आप आसानी से देखकर बता लेंगे, बट एग्ज़ाम में क्या है ना कि दिमाग काम ही नहीं करता है, तो हम वहाँ पे कैसे दिमाग लगाएं कि कौन सा एक्टिव होगा कौन सा पैसिव। बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको। पहला क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग जब आप सुनते हैं तो क्या किसी चीज़ को सुनने के लिए आपको अपने उसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, कुछ अपने इनपुट को डालने की ज़रूरत होती है कि नहीं कोई बोल रहा है, सुन रहे और उसमें अपना भी बोले जा रहे हैं? ऐसा तो हम नहीं करते। मीन्स कि जब हम कोई चीज़ को सुनते हैं ना, तो उस सुनने के दौरान हमें किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती, हम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो लिसनिंग हमेशा क्या होगी? पैसिव होगी। नेक्स्ट इज़ योर स्पीकिंग। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप लैंग्वेज के ऊपर बोलिए, इंग्लिश लैंग्वेज के पोजीशन के बारे में बोलिए, एक्सपेक्ट्स के बारे में बोलिए, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो आप सोचेंगे, उसमें आप अपने माइंड को लगाएंगे, अच्छा लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो आप सोचेंगे और सोचने के बाद बोलेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को ऐड ऑन करके बोलेंगे, राइट। तो ये क्रिएटिविटी आ रही है यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या है? आपका एक्टिव कमांड है। मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर। और नेक्स्ट इज़ योर रीडिंग, कि जब आप रीड करते हैं तो जो चीज़ लिखा है, अभी यहाँ पे लिखा है कमांड ओवर लैंग्वेज, एक्टिव कमांड, पैसिव कमांड, तो आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, अपने से कुछ तो बना के पढ़ नहीं रहे हैं, जो चीज़ लिखा है। तो यहाँ भी आप एक निष्क्रिय रूप में होते हैं, मतलब आप अपने से कुछ नहीं ऐड कर रहे, आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। कोई बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ, या आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने से नहीं बोल रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं, अपने से कुछ नहीं दिमाग लगा रहे हैं, तो आप इसको भी रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए इसको रिसेप्टिव मोड या रिसेप्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। किसको?
पैसिव कमांड को। पैसिव कमांड को रिसेप्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, जबकि अगर आप देख रहे हैं बोलने में और राइटिंग, अगर मैं आपको कह दूँ आप एक पैसेज लिखिए, आप एक आंसर लिखिए, तो आपकी वहाँ पे खुद की राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइटिंग करने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करें, इसीलिए ये एक्टिव होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिएटिव प्रोसेस कौन सा है और रिसेप्टिव प्रोसेस कौन सा है। रिसेप्टिव दैट मीन्स ग्रम्यात्मक, जिससे आप ग्रहित कर रहे हैं। तो आप ग्रहित किससे करते हैं कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं या कोई चीज़ बोलते हैं, और जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो आपका क्या है, क्रिएटिव में आता है। जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो भी आपका किस में है, क्रिएटिव में है। जब आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो आपके पैसिव कमांड्स के अंतर्गत आता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि कमांड्स आपको क्लियर होगा, फोरफोल्ड कमांड्स जो हैं, उसके बाद एक्टिव और पैसिव कमांड क्या होता है। तो ये हमारे जूनियर लेवल की बात रही। अब हम आते हैं सीनियर लेवल पे, ऑब्जेक्टिव्स एट सीनियर लेवल। सीनियर लेवल पे क्या है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। पहले पे हमने पढ़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द वन ऑब्जेक्टिव। नाउ एट द सीनियर लेवल लैंग्वेज डेवलपमेंट प्लस literacy development is also the one of the most important objective at the senior level. क्लियर। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि फोरफोल्ड कमांड जो अभी आपने पीछे देखे उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ में लिटरेसी डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। क्लियर है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग एज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि भाई बच्चा जो है कक्षा 9 में आ गया, तो पियाजे के अनुसार यहाँ से क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। उनके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इतना आपको नहीं जानना है। अगर आपने पियाजे की थियरी पढ़ी हुई है तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इतना काफ़ी है कि एज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के 13 से 17 साल पियाजे का मानना है। द ऑब्जेक्टिव विल रिमेन सेम एज इन जूनियर लेवल, द लिटरेसी ऑब्जेक्टिव विल बी। तो आपने जो ऊपर अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा है ना, किसके ऑब्जेक्टिव्स, जूनियर लेवल के, तो ये जो जूनियर के ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये आपके एज इट इज सेम सीनियर में जाएंगे। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने LSRW के थ्रू बनाए हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को लिखा है। ठीक, किसके, लिटरेसी डेवलपमेंट के, कि लिटरेसी के लिए क्या है। देखिए, ड्रॉइंग एस्थेटिक प्लेजर फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर, कि बच्चा जो है जब इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेगा तो उससे वो एस्थेटिक प्लेजर जो है वो गेन कर पाएगा, क्रिटिकल व्यूज़ को समझ पाएगा। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, ये सारी चीज़ों को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, उसको टेस्ट मिलेगा। मीन्स कि वो जो है उस चीज़ को एम्पैथेटिक कर पाएगा, आत्मसात कर पाएगा, कि अच्छा वो चीज़ों के साथ जुड़ पाएगा। क्लियर, उस अपनी इमेजिनेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ से उसकी क्रिएटिविटी हो रही है ना, तो वो कोई स्टोरी को सुनेगा तो उसमें कुछ अपना भी ऐड ऑन करके उस चीज़ को एंजॉय करके पढ़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेटिंग एबिलिटी, अब बच्चा जो है कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ा तो उसको तुरंत अपनी मदर टंग में वो कन्वर्ट कर लेता है। क्रिएटिव इंटरेस्ट, यहाँ से ही बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव इंटरेस्ट होता है कि वो राइटिंग करेंगे, पोएट बनेंगे, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है लिटरेसी डेवलपमेंट इस एज से। ठीक, उसके साथ ही लर्न द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर, यहाँ पे मैंने ढेर सारे लिखे, 8 पॉइंट्स लिखे हैं। बच्चे के अंदर नोट मेकिंग और नोट टेकिंग की एबिलिटी आ जाएगी। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं। नोट मेकिंग जो है वो आपका क्या है कि आप जो है चीज़ों, कई सारी चीज़ों में से कुछ अपने बना पा रहे हैं। नोट टेकिंग क्या है कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, उसके साथ कुछ चीज़ों को, जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उसको आप जो है रिसीव कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड द स्ट्रेस इंटोनेशन पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश, इसको समझ पाए। एट लास्ट ये आपको लिखना है, 8 इधर के हैं और 6-7 उधर के हैं, तो आप 5-5 भी दोनों के लिख देंगे, 5 लैंग्वेज डेवलपमेंट के और 5 लिटरेसी डेवलपमेंट के। और लिखते टाइम ना मिक्सअप करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए, कंक्लूजन में ना आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में मैंने इंट्रो पार्ट भी इंक्लूड किया तो इसलिए मैं कंक्लूजन पार्ट भी आपको जो है इस क्वेश्चन आंसर का दे देती हूँ। अदरवाइज मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वो सभी लर्नर्स अपने अपने मास्टर आंसर के अकॉर्डिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए, चूँकि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से था, जो जूनियर और सीनियर स्टेज पे पूछा गया था, तो जो कंक्लूजन है ना, यहाँ पे मैंने आपके CAP, जो कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन है, जो ब्लूम द्वारा ही दिया गया है, मैंने उसी को यहाँ पर उठाया है कि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही तो बात कर रहे हैं। जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 मेजर डोमेन्स होते हैं।
कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। याद करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले ही बताया, CAP, कैप से आप याद रख सकते हैं इसको, ये तीनों हैं और आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, CAP, कैप से आप इसको याद रख सकते हैं। Thus इंग्लिश इज टू हेल्प इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब चूंकि आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो यू हैव टू इंक्लूड बोथ द पॉइंट्स, मीन्स कि कुछ पॉजिटिव और थोड़ा बहुत निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, टीचिंग टू हेल्प्स इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स बट देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स। अब यहाँ पे आप एक दो प्रॉब्लम्स ही बताएंगे कि भाई इंग्लिश तो हमको सीखना है बट प्रॉब्लम क्या है, कि पहला एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि लैंग्वेज लैब अगर बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाना है तो बहुत सारे उसमें खर्चे भी आएंगे जो सब लोग एफर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, गुड लैक ऑफ टीचर, मतलब एक अच्छे ट्रेंड टीचर, इंग्लिश टीचर की जो है क्या है, बहुत ही कमी है। इस वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज की आज ये पोजीशन हमें देखने को मिलती है। इफ़ दिस, अब आप एंड हमेशा आप पॉजिटिव नोट के साथ करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। इफ दिस ऑब्स्टिकल्स आर रिमूव्ड एंड लेसन्स आर प्लान्ड ऑन साउंड ऑब्जेक्टिव्स, इट वुड नॉट ओनली बेनिफिट द स्टूडेंट बट फैसिलिटेट द होल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। दैट मीन्स कि ठीक है, कितने भी बाधाएं हैं, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर तरीके से बना करके हर एक चीज़ों को पार करके अगर हम आगे जाते हैं तो ये सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने का काम करेगा। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट जो है आंसर था। तो मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स का ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और अपने एक्सपीरियंस को भी ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो। और जो है वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।